हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मैटर पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 का बीएससी 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन का आप पूरा आंसर को देखते हैं, पूरा वीडियो अगर आप एक बार देख लेते हैं, तो सिर्फ आपका ये इन्वायरमेंटल स्टडीज का ही आपका क्वेश्चन नहीं है, बाकी आपका ज्योग्राफी का जो है कई आपका ये काम आने वाला है। और सिर्फ आपका सेमेस्टर 4 या फिर बीएससी में ही नहीं, बाकी कई सारे सेमेस्टर में या फिर विषय में आपको ये काम आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिए। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आप वीडियो को अंत तक देखिए। क्वेश्चन क्या है कि मिट्टी अपरदन क्या है, मिट्टी अपरदन के प्रकारों एवं कारणों का वर्णन कीजिए। मिट्टी अपरदन क्या है, मृदा अपरदन क्या है, और मिट्टी अपरदन के प्रकारों और कारणों का वर्णन करना है। कैसे, इसके क्या क्या प्रकार है और इसके कारण क्या है, उसको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मिट्टी अपरदन होता क्या है। तो मिट्टी अपरदन क्या होगा, मान लीजिए कि कोई भी जमीन है, वहां पर अगर जल या फिर वायु वायु किसी भी कारण से वहाँ का जो उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ मिट्टी जो है उसको हट जाना, उसे कहते हैं मिट्टी अपरदन या फिर मृदा अपरदन। इसको लिखना कैसे, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि मिट्टी अपरदन का तात्पर्य है कि मिट्टी की ऊपरी परत का जल वायु या अन्य प्राकृतिक शक्तियों द्वारा हट जाना। यह प्रक्रिया मिट्टी की उर्वरता को कम करती है और कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। क्या बताया जा रहा है कि किसी भी कारण से, प्राकृतिक कारण से क्या होगा कि मिट्टी का जो ऊपरी परत है उसका हट जाना, जो उपजाऊ भूमि का जो मिट्टी है वो घट जाना, जिसका कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मिट्टी का अपरदन सामान्यतः प्राकृतिक कारणों और मानव जनित गतिविधियों के कारण होता है। मिट्टी का जो अपरदन है वो सामान्यतः किसी कारण होगा, तो प्राकृतिक कारणों या फिर मानव जनित गतिविधियों के कारण। यह पर्यावरणीय संतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। क्या बोला जा रहा है कि जो पर्यावरणीय संतुलन है या फिर जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको गंभीर रूप से प्रभावित करता है। कौन, तो मिट्टी अपरदन, मृदा अपरदन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मिट्टी अपरदन के प्रकार को, कि मिट्टी अपरदन जो है उसके कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि मिट्टी अपरदन के कई प्रकार होते हैं जो उनके कारणों और प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। इनमें प्रमुख का प्रकार निम्नलिखित है। कुछ प्रकार जो है वो निम्नलिखित है, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, जो मुख्य हैं, क्योंकि जो मिट्टी अपरदन है वो तो कई तरह से हो सकता है, लेकिन जो पहला आपका है वो है पवन अपरदन। तो हवा के द्वारा कैसे अपरदन होता है। ठीक है, तो यह अपरदन शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में तेज हवाओं द्वारा होता है। जब मिट्टी के कण सूख जाते हैं और उनके ऊपर कोई वनस्पति आवरण नहीं होता, तो तेज हवाएं इन्हें उड़ाकर दूर तक ले जाती हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह समस्याएं अधिक पाई जाती हैं, जहां बंजर भूमि का विस्तार होता है। अपरदन के कारण हवा में धूल और मिट्टी के कणों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि पवन अपरदन का मतलब है कि जहाँ पर शुष्क या फिर अर्धशुष्क जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या होगा, तो तेज हवाओं के कारण जब मिट्टी सूख जाएगा, जब मिट्टी वहाँ पर सूख जाएगा और कोई वनस्पति नहीं रहेगा मिट्टी को पकड़ने के लिए, तो क्या होगा कि वहाँ से जो मिट्टी हो उड़ा के दूसरे जगह पर ले जाएगा, कहीं दूर ले जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मिट्टी का अपरदन होगा। ठीक है, मिट्टी का अपरदन होगा। इससे क्या होगा, तो क्या इससे बोला जा रहा है कि धूल और मिट्टी के कणों की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे वायु गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसके कारण कई सारे और भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं मिट्टी के अपरदन के साथ साथ। दूसरा आपका पॉइंट है, दूसरा आपका प्रकार है वो जल अपरदन। जल के कारण कैसे अपरदन होता है, तो जल अपरदन वर्षा और बहते हुए पानी के कारण होता है। जब भारी बारिश होती है तो पानी मिट्टी को काटता है और बहाता है। यह अपरदन तीन प्रमुख रूपों में देखा जा सकता है। जल अपरदन में मिट्टी कैसे बहता है, जल के कारण मिट्टी का अपरदन कैसे होता है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब बारिश होगा या फिर बहुत तेज बारिश होगा तो जिसके कारण क्या होगा, तो मिट्टी बहेगा। ठीक है, मतलब अगर कम बारिश हुआ तो जमीन का जो ऊपरी परत है, जो उपजाऊ भूमि का जो ऊपरी परत है वो बह जाएगा। लेकिन अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा बारिश हुआ तो क्या होगा, थोड़ा सा गड्ढा हो जाएगा। और अगर उससे भी ज़्यादा बारिश हुआ तो नली नली टाइप का बन जाता है। जैसे कि अपने आप अगर आप गाँव में रहते तो आप वो सब देखे होंगे कि नली नली टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो उसका तीन प्रकार में इसको बांटा गया, जैसे कि शीट अपरदन। तो इसमें क्या होता है कि जब पानी की पतली परत मिट्टी की ऊपरी परत को समान रूप से बहा देती है, उसको क्या कहेंगे, तो शीट अपरदन कहेंगे। जब पानी की जो परत है, जो पानी जो है उसको धरती का जो पहला परत है उसको बहा के सीधा सीधा ले जाता है, उसको कहेंगे शीट अपरदन। मतलब एक सीधा सीधा सा उसका बहा के ले गया, मिट्टी अपरदन हो गया। दूसरा आपका पॉइंट है वो है गली अपरदन। गली अपरदन में क्या होगा कि पानी की तेज धाराओं के कारण भूमि पर गहरे गड्ढे बन जाते हैं। भूमि पर जो है गड्ढा बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि यह आपका एक भूमि का टुकड़ा है। ठीक है, अगर एक सीट अपरदन को मान लीजिए तो सीट अपरदन के कारण क्या होगा कि सिर्फ ऊपर ऊपर वाला जो भूमि है उसको उड़ा के ले गया। ठीक है, अब फिर से एक बार आप मान लीजिए एक भूमि का टुकड़ा है
और जहाँ पर अब गलीय अपर्दन हो रहा है, अगर वर्षा तेज हुआ तो क्या होगा, इसके कारण जो है ऐसे 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 बन जाएगा, ठीक है, इस तरह का इस तरह का इस तरह का नली बन जाएगा, गली बन जाएगा, और मिट्टी का जो थोड़ा थोड़ा सा मतलब गड्ढा गड्ढा टाइप का बनते जाएगा और मिट्टी को बहा के ले जाएगा। और तीसरा जो है आपका रील अपर्दन, इसमें क्या होगा, तो पानी की छोटी धाराओं के कारण सतह पर छोटे छोटे नालों का निर्माण होता है। यह समस्या पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें क्या होगा, जो आपका रील अपर्दन है, इसमें होगा कि कोई एक क्षेत्र है और जहाँ पर थोड़ा सा मोटा मोटा बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मोटा मोटा गड्ढा बन जाएगा, नाली टाइप का बन जाएगा, और इस तरह से मिट्टी का अपर्दन होगा, तो इसको कहेंगे रील अपर्दन। सीट अपर्दन में थोड़ा थोड़ा बहेगा, गली अपर्दन में आपका थोड़ा सा लाइन लाइन बन के जाएगा, गड्ढा होते जाएगा, और जो रील अपर्दन उसमें मोटा गड्ढा होता है, ठीक है, तो इस तरह से जल के कारण भी मिट्टी का अपर्दन होता है। तीसरा जो है गुरुत्वीय अपर्दन, तो यह अपर्दन ढलान वाली भूमि पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यह तब होता है जब ढलानों पर मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है और वह खिसकने लगती है, जिससे इसे भूस्खलन भी कहा जाता है। यह समस्या पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। गुरुत्वीय बल के कारण जो है अपर्दन होता है मिट्टी का, उसको भूस्खलन भी कहा जाता है। जबकि कई कई बार क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिट्टी गिरता है, तो उसको डायरेक्ट भूस्खलन नहीं कहेंगे। भूस्खलन तब बोलते हैं जब उससे नुकसान होता है ज़्यादा, तब उसको बोलते हैं भूस्खलन, जब बहुत सारा मिट्टी नीचे आ जाता है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा गिर रहा है तो उसको मृदा अपर्दन कहेंगे, ठीक है, और भूस्खलन उसी का बड़ा रूप है, तो भूस्खलन उसी को कहा जाता है। चौथा आपका पॉइंट है, चौथा प्रकार है हिम अपर्दन। तो हिम के कारण कैसे अपर्दन होता है मिट्टी का, तो यह अपर्दन हिमनद के खिसकने के कारण होता है। हिमनद अपने मार्ग से मिट्टी और चट्टानों को काटते और हटाते हुए आगे बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया ठंडे और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखी जाती है। हिम अपर्दन कैसे होगा, तो हिम का जो टुकड़ा होता है, जो बर्फ का जो टुकड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा चट्टान का बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम लोग जो देखते हैं मछली में दिया हुआ रहता है वो बर्फ का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में रहता है उस हिम का बात हो रहा है, उस बर्फ का बात हो रहा है कि बहुत बड़े बड़े बर्फ वो जब नीचे गिरता है, खिसकता है, तो उससे क्या होता है कि उसके नीचे जो भी मिट्टी रहता है या फिर जो भी पत्थर कंकड़ या फिर जो चट्टान होता है, उसको काटते छाटते हुए वो नीचे आता है, जिससे कारण क्या होता है, तो मिट्टी का अपर्दन होता है। पांचवा आपका प्रकार है मानवीय अपर्दन। मानव के द्वारा कैसे अपर्दन होता है, तो मानवीय गतिविधियां जैसे वनों की कटाई, खनन, शहरीकरण और अत्यधिक कृषि मिट्टी के अपर्दन को बढ़ावा देती है। इन गतिविधियों से मिट्टी का प्राकृतिक आवरण नष्ट हो जाता है, जिससे वह बाहरी कारकों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। मानवीय अपर्दन कैसे, तो मानव के द्वारा कैसे अपर्दन होता है, जैसे वनों की कटाई के कारण जब वन कट जाएंगे तो वहाँ पर जो मिट्टी है, अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो जो मिट्टी है उसको पकड़ेगा कौन, जड़ रहता है, जंगल रहता है, तो वनों का जो वन में जो पेड़ पौधा रहता है उसके कारण मिट्टी को पकड़ के रहता है। अगर जंगल नहीं रहेगा तो मिट्टी को पकड़ने वाला नहीं रहेगा, तो जब बारिश होगा तो बारिश में सारा मिट्टी बह जाएगा, जो उपजाऊ मिट्टी है वो भी चला जाएगा और जो ऊपरी परत है वो भी चला जाएगा। खनन के कारण भी जंगल को काटा जाता है, शहरीकरण के भी कारण जो जंगल को काटा जाता है, और अत्यधिक कृषि कारण भी जो है इसमें इस तरह का मिट्टी अपर्दन को देखा जाता है। अत्यधिक कृषि के कारण भी, अगर लगातार एक ही जगह पर एक ही तरह के फसल को उगाया जाए या फिर जो जंगल उसको काट के कृषि भूमि में बदला जाए, तो ये सब अपर्दन का कारण है, मिट्टी अपर्दन का कारण होता है। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे मिट्टी अपर्दन के कारण को। ये सब प्रकार देख लिया, मिट्टी अपर्दन के हम लोग कारण को जानेंगे कि मिट्टी अपर्दन के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला है आपका प्राकृतिक कारण को। तो प्राकृतिक कारण में क्या क्या आता है, तो मिट्टी अपर्दन में प्रकृति की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारी बारिश के कारण जलधाराएं मिट्टी को बहा ले जाती हैं। तेज हवाएं सूखे और खुले क्षेत्रों में मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं भी मिट्टी को अस्थिर बना देती हैं। बर्फ की परतें खिसकने के कारण मिट्टी और चट्टानों का क्षरण होता है। प्राकृतिक कारणों से अपर्दन सामान्यतः धीमी गति से होता है, लेकिन लंबे समय से इसका प्रभाव गंभीर हो सकता है। जो भी हमने ऊपर देखा, अभी जो भी हमने ऊपर प्रकारों के बारे में बात की, जो प्राकृतिक प्रकार थे उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे छोटा करके, ताकि वो कारण बन सके और कारण में एक छोटा सा इसको रूप दे सके। तो प्राकृतिक कारण में जैसे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, तो हवा के कारण होता है, ज्वालामुखी कारण होता है, या फिर जो स्थिर जो बर्फ के खिसकने से हो रहा था, या फिर बाढ़ के कारण जो हो रहा था, या फिर जो बारिश हो रहा था उसके कारण जो मिट्टी अपर्दन हो रहा था। तो ये सब कारण प्राकृतिक कारण माना जाता है। दूसरा कारण है मानवीय कारण। तो मानव जनित गतिविधियां मिट्टी अपर्दन के मुख्य कारणों में से एक है। मानव जनित कैसे कैसे मानव द्वारा अपर्दित होता है मिट्टी का, कैसे होता है। सबसे पहला जो कारण है वो वनों का कटाई। हर बार ये वनों का कटाई बहुत ही महत्वपूर्ण है मृदा अपर्दन में, तो हर बार इसको लिखना है। तो जब पेड़ काटे जाते हैं तो मिट्टी को स्थिर रखने वाली जड़ें नष्ट हो जाती हैं, जिससे मिट्टी बहने लगती है। वही बात है जो मैंने पहले बताया कि अगर पेड़ नहीं रहेगा तो मिट्टी को पकड़ने वाला जो जड़ रहता है वही नहीं रहेगा, तो मिट्टी कैसे बचेगा। बारिश जब होगा तो वो भाग के चल जाएगा। दूसरा पॉइंट है अत्यधिक खेती। तो बार बार खेती करने से मिट्टी की संरचना
कमज़ोर हो जाती है और उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। बार बार अगर आप उसी जगह पर खेती करेंगे और उसी चीज़ का खेती करेंगे, उसी फसल का खेती करेंगे, तो वहाँ का जो पोषक तत्व उर्वरकता है वो खत्म हो जाएगा और वहाँ पर कृषि नहीं होगा, वहाँ पर खेती नहीं किया जा सकेगा। तो ये सभी कारण है। आपका अगला कारण है खनन और शहरीकरण। तो खनन और शहरीकरण के कारण क्या है, इन गतिविधियों के कारण मिट्टी की परतें हटाई जाती हैं, जिससे वह अपरदन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसके कारण क्या है, शहरीकरण या फिर खनन के कारण मिट्टी के परत को हटा दिया जाता है, जिससे मृदा अपरदन का एक कारण बनता है। जिससे क्या होता है कि वह अपरदन के प्रति और अधिक संवेदनशील हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। जब भी बारिश होगा या फिर कुछ भी होगा तो मृदा चला जाएगा, बह के चला जाएगा या फिर हवा से उड़ के चला जाएगा। अगला आपका पॉइंट है अतिचारण। अतिचारण का मतलब ज़्यादा पशु को चराना, ठीक है। तो अत्यधिक पशु चराई से मिट्टी पर वनस्पति आवरण कम हो जाता है। आवरण का मतलब क्या है, आना या फिर उगना, ठीक है। तो अत्यधिक पशु चराई से मिट्टी पर वनस्पति आवरण कम हो जाती है, जिससे मिट्टी खुली और अस्थिर हो जाती है। जिससे मिट्टी क्या है कि खुला हो जाता है और अस्थिर हो जाता है। अगर वनस्पति नहीं रहेगा तो मिट्टी ज़्यादा सूखेगा, और सूखेगा तो हवा उसको उठा के ले जाएगा, और अगर बारिश होगा तब पानी उसको बहा के ले जाएगा। तो ये सब कारण है कुछ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे मिट्टी अपरदन के प्रभाव को, मिट्टी अपरदन के प्रकार को देख लिए, उसके कारण को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इसके प्रभाव को, क्या क्या प्रभाव होता है मिट्टी अपरदन के कारण। पहला जो प्रभाव है इसका वो है मिट्टी की उर्वरता में कमी। तो मिट्टी की उपजाऊ परत के हटने से कृषि भूमि बंजर हो जाती है, पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे जिससे फसल जो उत्पादन में गिरावट आता है। जिससे क्या होगा कि फसल उत्पादन में गिरावट देखा जाएगा। तो मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाता है मिट्टी के अपरदन के कारण। इसका प्रभाव है, दूसरा प्रभाव है जलवायु का प्रभाव, जलवायु पर प्रभाव, ठीक है। तो मिट्टी के अपरदन के कारण वनों का विनाश होता है, जिससे जलवायु संतुलन बिगड़ता है। यह समस्या सूखा और बाढ़ जैसी आपदाओं को जन्म देती है। बाढ़ का बात करें, अगर जंगल रहेगा तो जब बाढ़ आता है तो जंगल में थोड़ा सा पानी जो है रुक जाता है या फिर धीरे हो जाता है, जिससे विनाश जो है कम होता है। लेकिन अगर जंगल नहीं रहेगा तो बाढ़ आएगा, और बाढ़ आएगा तो जाहिर सा बात है विनाश तो होगा, साथ ही मिट्टी को भी बहा के ले जाएगा। तो इससे भी होता है, और इसके कारण जो है जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा प्रभाव है जल स्रोतों का प्रदूषण। जल स्रोतों का प्रदूषण, तो मिट्टी का बहाव नदियों, झीलों और तालाबों में जमकर उन्हें गंदा करता है। इससे क्या होता है, तो जल स्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके कारण क्या है कि जल का जो स्रोत है या फिर जो जल का गुणवत्ता है वो प्रभावित होगा। मिट्टी के बहने से क्या होगा, नदी में या फिर जो तालाब है या फिर झील है वहाँ पर बह के जाएगा, जिससे पानी जो है गंदा हो जाएगा। तो ये सब क्या होगा, इसका ये भी एक प्रभाव है इसका मिट्टी अपरदन का। चौथा प्रभाव इसका आप देख सकते हैं आर्थिक नुकसान। आर्थिक नुकसान कैसे होता है, तो फसल उत्पादन में कमी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों और स्थानीय समुदायों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। आर्थिक नुकसान भी होता है इससे, फसल उत्पादन में कमी आ जाता है, किसानों को भारी नुकसान होता है। तो ये सब कुछ इसके प्रभाव थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिट्टी अपरदन को रोकने के कुछ उपाय। जहाँ भी हम लोग प्रभाव का बात करेंगे वहाँ पर आप लोगों को उपाय लिखना जरूरी है, ठीक है। आप 2 ही उपाय लिखें, लेकिन उपाय जरूर लिखेंगे। पहला पॉइंट है आपका वृक्षारोपण। तो वनस्पतियां मिट्टी को स्थिर रखने में सहायक होती हैं। वनों की कटाई को रोक कर और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर अपरदन को कम किया जा सकता है, ठीक है। वनों की कटाई को रोक के और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर जो है इसका मिट्टी अपरदन को कम किया जा सकता है। आपका दूसरा पॉइंट है नियंत्रित कृषि। तो समोच्च खेती, टेरेस खेती या फिर मिश्रित फसलें उगाने से मिट्टी स्थिर रखा जा सकता है। मतलब अगर मिला के फसल जो उगाया जाए, अगर टेरेस खेती का उपयोग किया जाए, फिर समोच्च खेती का उपयोग किया जाए, तो इससे क्या होगा कि मिट्टी का जो है कटाव वो कम होगा और मिट्टी अपरदन कम होगा, ठीक है। ये सब कुछ उपाय हैं। तीसरा अगर इसका उपाय का बात करें वो है जल संरक्षण। तो चेक डैम का मतलब होता है छोटा डैम, ठीक है, जो जल निकास के जगह पर बनाया जाता है, इसको निकालने के लिए बनाया जाता है। तो चेक डैम, बांध और जलाशयों का निर्माण करके पानी के बहाव को नियंत्रित किया जा सकता है। ये सब चीज़ों को करके जो है आपका पानी के बहाव को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके कारण जल का जो है मिट्टी का अपरदन कम होगा, बाढ़ जैसी समस्याएं नहीं होगी तो मिट्टी का अपरदन भी कम होगा। तो अगला पॉइंट है, अगला जो उपाय है वो है जन जागरूकता। जन जागरूकता बहुत ही जरूरी हर चीज़ के लिए। अगर आपको कोई भी अपराध या फिर किसी भी चीज़ को रोकना है तो जन जागरूकता होना चाहिए, क्योंकि लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप सिर्फ कानून के माध्यम से या फिर आप उसको ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते। इसलिए लोगों को जागरूक कराना भी जरूरी है। इसलिए हर चीज़ों के लिए जो है जागरूकता अभियान चलाया जाता है। तो जन जागरूकता, स्थानीय समुदायों को मिट्टी अपरदन के दुष्प्रभाव और रोकथाम के तरीकों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। जो भी स्थानीय समुदाय है उसको मिट्टी अपरदन के दुष्प्रभाव के बारे में या फिर रोकथाम के तरीकों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ उपाय हो गए। उसके बाद हम लोग निष्कर्ष को लिखेंगे। निष्कर्ष को आप हर बार लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखना है, जो भी ऊपर लिखा था उसी को 2-3 लाइन में छोटा करके लिख देना है, ठीक है। तो मिट्टी अपरदन एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जो हमारे कृषि, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाती है।
इसे नियंत्रित करने में के लिए सतत प्रयास और प्रभावी उपाय आवश्यक हैं। प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग और सामूहिक जागरूकता से इस समस्या का समाधान संभव है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ निष्कर्ष में लिख देना है। और ये आपका एक 15 नंबर का क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर नहीं था तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे लोग भी तैयारी कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।